नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुगल बादशाह अकबर के मशहूर इतिवृत्त यानी अकबरनामा की। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या ये सच में इतिहास का एक आईना है या फिर एक बादशाह की छवि को चमकाने के लिए तैयार की गई एक शानदार कहानी? और देखिए, इतिहासकारों के लिए ना यही सबसे बड़ी पहेली है। जब वो इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि इसमें से सच क्या है और क्या बस एक सोचा समझा राजनीतिक संदेश। चलिए जरा इसे देखिए। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अपने आप में एक कला का नमूना है। इसके पन्ने कितनी खूबसूरती से बनाए गए हैं और इसमें लिखी हर बात, हर तस्वीर एक बहुत गहरी और सोची समझी कहानी कहती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी किताब लिखवाने की जरूरत ही क्या थी? इसका मकसद सिर्फ घटनाओं को लिखना तो नहीं हो सकता। तो फिर असल मकसद क्या था? ये टाइमलाइन देखिए, ये बहुत कुछ कहती है। अकबर ने इस किताब को लिखवाने का हुक्म अपने शासन के शुरुआती दिनों में नहीं, बल्कि तब दिया जब उनका राज पूरी तरह से मजबूत हो चुका था। मतलब साफ है, यह सिर्फ घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं था, बल्कि इतिहास में अपनी एक दमदार विरासत छोड़ने की कोशिश थी। तो आखिर ये अकबरनामा है क्या? आसान शब्दों में, ये बादशाह अकबर का ऑथराइज्ड इतिहास है। इसे लिखा था उनके एक बहुत ही करीबी दरबारी अबुल फजल ने। और यहीं पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, इसका ऑथराइज्ड होना ही इसे सिर्फ इतिहास की किताब नहीं बल्कि एक ताकतवर राजनीतिक दस्तावेज बना देता है। और यही बात इस किताब को खास बनाती है। इसे सिर्फ बादशाह की तारीफ समझना बहुत बड़ी भूल होगी। सच तो यह है कि ये एक बहुत ही ताकतवर राजनीतिक हथियार था, जिसका मकसद था अकबर के राज को हर तरह से सही और दैवीय साबित करना। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और ये देखते हैं कि अकबरनामा आखिर अकबर की एक खास और आदर्श छवि बनाता कैसे है। सबसे पहले तो अकबर को सीधे सीधे ईश्वर से जोड़ा गया है। किताब में उन्हें इंसाने कामिल कहा गया है, यानी एक ऐसा इंसान जिसमें कोई कमी ना हो, जिसे सीधा ऊपर वाले से ही मार्गदर्शन मिलता है। अब सोचिए, ऐसे राजा के अधिकार पर भला कौन सवाल उठा सकता है? दूसरी बड़ी बात, उन्हें एक बेहद इंसाफ पसंद और सबको साथ लेकर चलने वाले राजा के तौर पर दिखाया गया है। सुलेह कुल का सिद्धांत, जिसका मतलब है सबके साथ शांति, यही बताता है कि अकबर अपनी अलग अलग धर्मों वाली प्रजा के लिए न्याय और अमन चाहते थे। अकबर की ये आदर्श छवि सिर्फ शब्दों से नहीं घड़ी गई। इस किताब की पेंटिंग्स भी वही कहानी कहती हैं। ये तस्वीरें सिर्फ सजावट के लिए नहीं हैं, बल्कि ये लिखी हुई बातों को और मजबूती देती हैं। मिसाल के तौर पर, इन तस्वीरों में अकबर को महल में बस आराम करते हुए नहीं, बल्कि आगरा के किले जैसे बड़े बड़े निर्माण कार्यों का खुद जायजा लेते हुए दिखाया गया है। ये एक मेहनती और हर काम में शामिल रहने वाले सम्राट की छवि बनाता है। तो क्या हम ये मान लें कि अकबरनामा बस चापलूसी से भरी एक किताब है और इसे पढ़ना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। इतिहासकारों ने इसकी आलोचना जरूर की है, लेकिन अब हम देखते हैं कि इस तरफदारी के बावजूद इससे जरूरी जानकारी कैसे निकाली जा सकती है। यहाँ एक दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ है अबुल फजल का सरकारी वर्जन जो अकबर की शान में कसीदे पढ़ता है, और दूसरी तरफ है बदायूनी का नजरिया जो उसी दरबार में मौजूद थे और दरबार के अंदर की खींचतान और नाराजगी को भी दर्ज कर रहे थे। तो सवाल फिर वही है, अगर ये किताब इतनी पक्षपाती है तो इतिहासकारों के लिए इसकी कोई अहमियत है भी या नहीं? जवाब है, बिल्कुल है। बस इसे सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है। इसकी तारीफों के पीछे छिपी है प्रशासन से जुड़ी खजाने जैसी जानकारी। मिसाल के तौर पर मनसबदारी सिस्टम। ये एक बहुत बड़ा सुधार था जिसने सेना और सरकारी अफसरों को एक ही सिस्टम में ला दिया। इससे एक ऐसा अमीर वर्ग तैयार हुआ जो सीधे बादशाह के प्रति वफादार था। और सिर्फ यही नहीं, राजा टोडरमल का बनाया हुआ दहसाला राजस्व सिस्टम, जिसमें जमीन को नापा जाता था, उसकी पैदावार के हिसाब से उस पर टैक्स लगाया जाता था, ये सारी की सारी बारीकियां हमें अकबरनामा से ही पता चलती हैं। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही एडवांस सिस्टम था। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? अकबरनामा की ये कहानी हमें सत्ता और इतिहास के रिश्ते के बारे में क्या सिखाती है? देखिए, अकबरनामा हमें ये सिखाता है कि इतिहास लिखना सिर्फ सच को दर्ज करना नहीं होता। ये एक कहानी गढ़ने जैसा है, और जो सत्ता में होता है अक्सर कहानी भी वही लिखवाता है। ये विचारधारा और इतिहास का एक जबरदस्त मेल है। तो कुल मिलाकर अकबरनामा क्या है? ये अकबर के शासन की सोच और उनकी विरासत को समझने का एक जरिया है।
ये हमें दिखाता है कि वो अपने साम्राज्य को कैसा बनाना चाहते थे, और उससे भी ज्यादा वो चाहते थे कि दुनिया और आने वाली पीढ़ियां उन्हें कैसे याद रखें, एक महान शासक के रूप में जिसने एक विशाल और मजबूत साम्राज्य बनाया। और ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो क्या हम सच में गुजरे हुए कल को देख रहे होते हैं, या फिर हम बस वो कहानी पढ़ रहे होते हैं जो ताकतवर लोग चाहते थे कि हम सुने।